जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, और आज के टॉपिक में हम नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। बुनियादी तौर पे हमने दो डिसऑर्डर्स की बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पैरालिसिस की। पैरालिसिस क्या होती है, किस तरह से होती है, रीजंस क्या हैं, बचा कैसे जा सकता है, और उसके बाद हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में। देखिए, इस चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम्स पढ़े, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में जब हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा तो उससे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स, जितनी भी बीमारियां थी, वो हम लोग साथ साथ पढ़ते गए। बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द नर्वस सिस्टम, हमने नर्वस सिस्टम के हवाले से कोई भी बीमारी डिस्कस नहीं की। तो आज हमने बुनियादी तौर पर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो अहम है, उनका हमने जिक्र करना है जनाब। नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं मेरा बेटा, उनको हम दो कैटेगरीज में, दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो कैटेगरीज हैं जनाब वास्कुलर डिसऑर्डर्स और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर्स। यानी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं बेटा, हम उनको दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वास्कुलर डिसऑर्डर्स और केमिकल डिसऑर्डर्स। देखिए, वास्कुलर डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स हैं दैट अकर बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई। ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाती है, अगर उसमें कोई खलल आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम वास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। सिमिलरली ये जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं, ये हैं जनाब ऐसे डिसऑर्डर्स दैट अकर बिकॉज ऑफ द नर्व इंपल्स। अगर नर्व इंपल्स में कोई खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। दोनों के एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं जी। हमारे पास वास्कुलर डिसऑर्डर्स की एग्जांपल है मेरा बेटा पैरालिसिस, और फंक्शनल डिसऑर्डर्स की एग्जांपल है हमारे पास जी एपिलेप्सी। और आज हमने इन्हीं दोनों बीमारियों को, इन्हीं दोनों डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए जरा पहले बात करते हैं पैरालिसिस की। देखिए, पैरालिसिस के बारे में हम कहते हैं दैट ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच देयर इज लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। पैरालिसिस को बेटा उर्दू में हम फालज कहते हैं। पैरालिसिस को उर्दू में बेटा हम फालज कहते हैं। इसमें एक्चुअली होता ये है इस बीमारी में कि आपकी बॉडी के कोई ना कोई मसल्स का ग्रुप, एक ग्रुप या एक से ज्यादा मसल्स के ग्रुप जो है वो काम करना, वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो पैरालाइज्ड होते हैं, जिनको फालज हुआ होता है, और अमूमी तौर पर उनकी टांगें या उनके बाजू या उनकी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होता, और वो आमतौर पर व्हील चेयर पे या इस तरह से जो है वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल भी है कि ये जो लॉस ऑफ फंक्शन होता है बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स, ये एक्चुअली होता क्या है, क्यों है जी? तो इसकी मेरा बेटा कुछ रीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए जनाब। ये बुनियादी तौर पर ये जो पैरालिसिस है, ये होती है मेरा बेटा बिकॉज ऑफ डैमेज टू CNS। देखिए, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है, तो अब वो हिस्सा बॉडी के जिस पार्ट को कंट्रोल करता था वो भी डैमेज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे CNS के अंदर आपको पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कोई नर्व डैमेज हो जाती है, तो वो नर्व जिस पार्ट को, जिस हिस्से तक नर्व इंपल्स ले जा रही थी और उससे लेके आ रही थी, वो हिस्सा डैमेज हो जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर पार्ट विल बी डैमेज्ड। अब यहां पर सवाल ये है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मेरा बेटा डैमेज होगा कैसे, इसकी क्या रीजन हो सकती है? तो सुन लीजिए जरा, चंद एक रीजन हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज होने की। सबसे पहले रीजन है ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई रुक जाए, CNS तक ना पहुंचे, तो CNS के पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा जनाब, ब्लड सप्लाई के अलावा दूसरी रीजन आपके पास हो सकती है रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। कोई ब्लड वेसल फट जाए, ब्रेन के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से अगर कोई ना कोई फट जाए, तो फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज हो जाए। इसके अलावा अगर किसी ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है पैरालिसिस हो सकती है। देखिए, अभी मैं जितनी भी रीजंस, जितनी भी कॉजेज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं,
उनमें आपको एक बात कॉमन नजर आएगी कि ये सारी की सारी कॉजेज ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा ही ये था, ये बीमारी ही ऐसी है जो ब्लड सप्लाई में डैमेज की वजह से, ब्लड सप्लाई में रुकावट की वजह से होती है। ठीक हो गया जी। एक और भी रीजन है पैरालिसिस के होने की, और वो है मेरा बेटा पोलियो वायरस। देखिए ये बड़ा खतरनाक किस्म का वायरस है, और ये वायरस जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो ये कुछ पॉइजन रिलीज करता है, ये कुछ जहर केमिकल्स रिलीज करता है। इनकी खास बात ये होती है कि ये जाके हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों को डैमेज कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। इसीलिए बच्चों को छोटे होते 5 साल से पहले कई बार पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, ताकि बच्चे पोलियो के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाए। पैरालिसिस के हवाले से आखिरी बात जनाब, एंड दैट इज कि क्या पैरालिसिस की एक ही टाइप है? नहीं बेटा, बिल्कुल एक टाइप नहीं है। पैरालिसिस मुख्तलिफ तरह की होती है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि देयर कैन बी वीकनेस इन द होल बॉडी, कि जिस बंदे को पैरालिसिस का अटैक हो उसकी पूरी बॉडी में उसको कुछ ना कुछ वीकनेस महसूस हो। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक इंसान को वन साइड पे पैरालिसिस हो जाए, यानी उसका एक साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड फंक्शन करना छोड़ दे, काम करना छोड़ दे। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी पैरालिसिस में यूजुअली जो होती है वो होती है लिम्स पे अटैक। देखिए ये जो हमारे बाजू और हमारी टांगे हैं, इनको हम लिम्स बोलते होते हैं, हायर लिम्स एंड लोअर लिम्स। एक पैरालिसिस की पॉसिबिलिटी ये भी है कि इंसान के जो बाजू और टांगे हैं या इनमें से एक काम करना छोड़ दे और वो फिर पैरालाइज्ड हो जाए। तो पैरालिसिस के मुख्तलिफ टाइप्स हैं दैट वेरी अमंग द पीपल, जिनको हमने अभी यहाँ डिस्कस किया। पैरालिसिस के बाद हम अगले डिजीज पे चलते हैं, एंड दैट इज एपिलेप्सी जनाब। अब यहाँ पर आपको ये जो नीचे वाला इमेज नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली अ डिपिक्शन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को मेरा बेटा उर्दू में हम मिर्गी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कि फलां बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या उसको मिर्गी की बीमारी है। अब अगर साइंटिफिकली मिर्गी के बारे में बात करें मेरा बेटा, तो हम कहते हैं जी ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव और जरूरत से ज्यादा रिलीज ऑफ नर्व इंपल्स होती है। और जब नर्व इंपल्स मेरा बेटा जरूरत से ज्यादा रिलीज होती है ना, ब्रेन को जरूरत से ज्यादा मैसेज आते हैं, तो एक कंडीशन हो जाती है जी ब्रेन की, उसको कहते हैं कंडीशन ऑफ सीजर्स। उर्दू में बोलें तो झटके। देखिए एक्चुअली होता ये है एपिलेप्सी के मरीजों के साथ कि उनको समटाइम्स उनके ब्रेन के अंदर नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, नर्व इंपल्स बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाती है। ब्रेन के अंदर आप ऐसे समझिए करंट के स्पार्क्स होते हैं, बिकॉज नर्व इंपल्स में करंट होता है। तो इस वजह से उनकी पूरी बॉडी एक झटके किसी फीलिंग में आ जाती है, झटके किसी कैफियत में आ जाती है। जब पेशेंट मिर्गी के सिजर से, मिर्गी के झटके से गुजर रहा होता है, तो तब आप गौर कीजिएगा कभी उसके हाथ पांव जो है वो ऐसे करके मुड़ जाते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए भी थे। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जी पेशेंट को एपिलेप्सी है। यहाँ पर ये बात करना भी जरूरी है कि ये जो एपिलेप्सी है इसकी कॉजेज क्या है। तो आइए जरा कॉजेज की बात करते हैं। भाई यंग पीपल में एपिलेप्सी की और कॉजेज हैं, और जो ओल्ड पीपल हैं उनमें एपिलेप्सी की और कॉजेज हैं। तो इन यंग पीपल, जो जवान लोग हैं जिनकी उम्र कम है, उनके अंदर आम तौर पर एपिलेप्सी की दो रीजन होती हैं बेटा। एक रीजन तो होती है जेनेटिक, कि उनके अम्मा अब्बा में से किसी को थी, फैमिली में से किसी को एपिलेप्सी थी, तो वो उनमें ट्रांसफर होगी। दूसरी रीजन इन द यंग पीपल ऑफ द एपिलेप्सी इज डेवलपमेंटल, कि जब उनकी डेवलपमेंट हो रही थी मां के पेट में, तब ही उनके ब्रेन के अंदर या उनके नर्व इंपल्स कंडक्शन के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उनके अंदर जो नर्व इंपल्स हैं वो ज्यादा जो है एक्साइट होती हैं आम लोगों की निस्बत नॉर्मल लोगों के। सिमिलरली अगर हम ओल्ड लोगों की बात करें, तो ओल्ड लोगों के अंदर मेरा बेटा जो मेन रीजन है एपिलेप्सी की, वो है जनाब ट्यूमर्स। अगर उनके ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन जाता है तो उनको एपिलेप्सी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर किसी बंदे को ट्रॉमा फेस करना पड़ा है तो उसकी वजह से एपिलेप्सी के चांसेस भी होते हैं। खैर ट्रॉमा के केस में ओल्ड और यंग लोगों का कोई डिफरेंस नहीं है, ट्रॉमा की वजह से किसी भी बंदे को एपिलेप्सी हो सकती है। फाइनली बात करेंगे जी इलाज की।
देखिए ये जो पैरालिसिस है इसका इलाज ऐसा सच नहीं होता, एक बार कनेक्शन टूट गया तो टूट गया। कुछ थेरेपीज होती हैं जिनकी वजह से बॉडी के जो ऑर्गन जिन पे पैरालिसिस हुई हो वो थोड़े से रिस्पोंडेंट हो जाते हैं, वक्त के साथ साथ कुछ बेहतर हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, डिपेंड करता है। एज फार एज द एपिलेप्सी इज कंसर्न, एपिलेप्सी के क्योर के बारे में चंद एक बातें अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड दो दीज आर कि देखिए देयर इज नो क्योर। एपिलेप्सी का वैसे तो क्योर नहीं है, कोई इलाज परमानेंट नहीं है कि आपको एपिलेप्सी हो ही ना, बट देर आर मेडिसिन, ऐसी कुछ दवाइयां मौजूद हैं दैट कैन कंट्रोल सीजर्स, जिनकी वजह से ये जो एपिलेप्सी के दौरे हैं इनको रोका जा सकता है। तो वो पेशेंट जिसको फिर एपिलेप्सी होती है वो इन मेडिसिन को इस्तेमाल करता रहता है और फिर उसको सीजर्स नहीं होते। इन मेडिसिन को मेरा बेटा हम कहते हैं एंटी कन्वल्सेंट्स, ये इनके दो नाम हैं जी, या फिर इनको हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। ये दोनों तरह के ड्रग्स जो हैं ये एपिलेप्सी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। आखिर में एक और बात मैं करना चाहूंगा आपके साथ, और वो ये है कि आपने समटाइम्स गौर किया होगा, अगर आप में से किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो, आपके फैमिली में अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है तो, कि गांव में यूजुअली ये होता है कि जब किसी को एपिलेप्सी के सीजर्स आते हैं तो लोग उसके मुंह में कुछ ना कुछ लकड़ी की चीज दे देते हैं ताकि अपना जबान अपनी बाइट ना कर ले, इसको कोई नुकसान ना हो। साइंटिस्ट ये कहते हैं, आपकी बुक वाला ये कहता है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसका फायदे के बजाय मरीज को नुकसान होता है। इसी बात पे आज का लेक्चर करते हैं खत्म। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पोर्टल की तो मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।